इतिहास की स्टडी कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने महाकाव्य काल देखा था और महाकाव्य काल में रामायण और महाभारत काल से संबंधित छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थलों के बारे में हमने जाना था, जो बड़े इंपॉर्टेंट है प्री एज वेल एज मेंस के नाम से। आज हम बात करते हैं मौर्यकालीन छत्तीसगढ़ की। मौर्यकालीन छत्तीसगढ़, इतिहासकारों का ये मत है कि मौर्य काल में छत्तीसगढ़ एग्जिस्ट करता था, या आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में मौर्य काल के समय यहाँ मौर्यों का भी शासन राजतंत्र स्थापित था। क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे पता कि छत्तीसगढ़ में भी मौर्य राजाओं का शासन था या उनका राज्य क्षेत्र विस्तृत था। तो इसके लिए हम दो चीजों की बात करते हैं, एक शिलालेख जो विभिन्न प्रकार के शिलालेख मिले हैं और दूसरा मुद्राएं। छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के शिलालेख और मुद्राएं प्राप्त हुए हैं, जिनसे इस तथ्य का पता चलता है कि इस क्षेत्र में मौर्यों का शासन था। कुछ प्रमाण के बारे में जिनकी हम बात करते हैं। अगर मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भाई मौर्यकालीन छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रमाण के बारे में बताइए, और प्री में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है इज रिलेटेड टू द मौर्य डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़, इनमें से कौन सा ऑप्शन छत्तीसगढ़ में मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। तो आओ हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले वेनसॉन्ग का यात्रा वृत्तांत। छत्तीसगढ़ के नामकरण के समय भी हमने वेनसॉन्ग के बारे में चर्चा की थी। वेनसॉन्ग ने अपने यात्रा वृत्तांत में यह बताया है कि इस क्षेत्र में मौर्य काल के राजा अशोक के द्वारा स्तूप का निर्माण किया गया था। कहां? छत्तीसगढ़ में। तो पहली बात, वेनसॉन्ग के यात्रा वृत्तांत से हमको पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में मौर्य का शासन था। दूसरा, सरगुजा रामगढ़ की पहाड़ी। सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है, जहां जोगीमारा और सीता बोंगरा नामक दो गुफाएं हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है। जोगीमारा गुफा को वरुण देव का मंदिर कहा जाता है, और इस गुफा के अंदर कुछ अभिलेख हैं। इस अभिलेख में यह लिखा है कि यहां एक देवदासी सुतनका का निवास था, और इस सुतनका का देवदत्त के साथ लव रिलेशनशिप था, प्रेम प्रसंग था। इन चीजों के बारे में ये इस जोगीमारा गुफा में अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है। अब ये बात उठती है कि भाई अगर सुतनका और देवदासी का प्रेम प्रसंग लिखा है, तो वो प्रेम प्रसंग कैसे पता चलता है कि मौर्यकालीन है? तो उसका उत्तर है पाली भाषा। ये जो सुतनका और देवदत्त का जो प्रेम प्रसंग है वह पाली भाषा में लिखा हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह मौर्य काल का है। याद रखना, सुतनका और देवदत्त का प्रेम प्रसंग जोगीमारा गुफा में मिलता है। ये हम जब पर्यटन पढ़ते हैं उस समय भी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, परंतु प्री में कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि सुतनका का वर्णन जोगीमारा में है कि सीता बोंगरा में। इसलिए आपको याद रखना है कि सुतनका और देवदत्त के प्रेम प्रसंग का वर्णन जोगीमारा में है, पाली लिपि में लिखा गया है, इस कारण यह मौर्यकाल से संबंधित है। इनके अलावा सीता बोंगरा, यहाँ सीता बोंगरा भी एक गुफा है, और इस सीता बोंगरा गुफा के अंदर यदि प्रविष्ट करेंगे तो वहां आपको एक नाट्यशाला के समान स्ट्रक्चर या संरचनाएं मिलेंगी। सामने बहुत सारे पत्थर हैं, जैसे जिसमें दर्शक बैठकर किसी नाटक का आनंद ले सकते हैं, और सामने एक मंच जैसा बना हुआ है। तो ये कहा जाता है कि सीता बोंगरा का जो नाट्यशाला है वो भी मौर्य कालीन है। ठीक है, और यह भी कहा जाता है कि एशिया की सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी नाट्यशाला है सीता बोंगरा। इसके अलावा इस रामगढ़ की पहाड़ी में हमें अशोक का लाट भी प्राप्त होता है, अशोक का लाट। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको याद रखना है, जोगीमारा, सीता बोंगरा और रामगढ़ की पहाड़ी में अशोक के लाट, और इसके अंदर के डिटेल्स अगर मेंस में आएगा तो आपको यहां डिटेल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर आते हैं तुरतुरिया। तुरतुरिया में मौर्यकालीन बौद्ध विहार मिला है। विहार वह स्थान होता है जहां बौद्ध भिक्षुणी आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं।
एक्चुअल में जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनका जनरली काम क्या रहता है, वो हमेशा इधर से उधर घूमते रहते हैं, परंतु अगर बरसात आ गई या कुछ ऐसे समय आता है जब उनको निवास रुकना पड़ता है तो वो जहाँ निवास करते हैं उन्हें विहार कहा जाता है। तो तुरतुरिया में जो बौद्ध विहार मिला है वह भी मौर्यकालीन है। इनके अलावा एक यहाँ बुद्ध देव की भी मूर्ति प्राप्त हुई है, बुद्ध देव की मूर्ति, और ये बुद्ध देव की मूर्ति भी मौर्यकालीन मूर्ति है। अतः यह पता चलता है कि भैया तुरतुरिया मौर्यकालीन छत्तीसगढ़ का एक इंपॉर्टेंट स्थल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दमोदरहा। जब हम महाभारत काल की बात कर रहे थे तो उस समय हम पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी के बारे में पढ़े थे और उन्होंने कहा कि जो महाभारत में ऋषभ तीर्थ का वर्णन है वह शक्ति के पास स्थित गुंजी ही है, और उस शक्ति के पास स्थित गुंजी के निकट ही दमोदरहा नाम का एक प्राकृतिक कुंड है। इस दमोदरहा प्राकृतिक कुंड में भी हमें कुछ अभिलेख मिले हैं, और उन अभिलेखों को और जोगीमारा या रामगढ़ की पहाड़ी के अभिलेखों को देखें तो दोनों की भाषा लिपि एक समान लगती है। इससे इतिहासकार इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि भाई दमोदरहा का जो लेख है, अभिलेख है, वह भी मौर्यकालीन है। इस कारण दमोदरहा भी छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध मौर्यकालीन स्थल है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि प्री में भी पूछ चुका है, मौर्यकालीन चांदी व तांबा के आहत सिक्के। आहत सिक्के का तात्पर्य होता है ऐसे सिक्के जिन पर छाप रहते हैं, ठप्पा रहते हैं, पंचमार्क, उन सिक्कों को कहा जाता है आहत सिक्के। सिक्के छत्तीसगढ़ में अकलतरा, बार, ठठारी, तारापुर, आरंग, गुजरा और बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। अकलतरा जांजगीर चांपा जिला वाला, बार ठठारी बिलासपुर जिले के, तारापुर रायगढ़ जिला, आरंग गुजरा रायपुर जिला, यहां आपको मौर्यकालीन आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। अकलतरा में 259 चांदी के सिक्के मिले हैं। उसी तरीके से ठठारी में पुरातत्व वेदताओं या इतिहासकारों को 253 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। रायगढ़ के तारापुर में 15 आहत सिक्के मिले हैं। उसके अलावा डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र, एक बड़े इतिहासकार छत्तीसगढ़ के, जिन्हें आचार्य भी कहा जाता है, वे 69-70 की ईस्वी में आरंग और गुजरा से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त किए हैं। अब एक बड़ा क्वेश्चन उठता है कि भाई ये सिक्के अगर यहां मिले तो कैसे पता चलेगा कि ये सिक्के मौर्यकालीन हैं? तो इनमें से कुछ सिक्कों में मयूर का अंकन है, मयूर का छाप है, मयूर का ठप्पा है, और इतिहासकारों ने इससे कंक्लूड किया कि मौर्य काल में सिक्कों पर मयूर का अंकन किया जाता था, अतः ये जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो मौर्य काल के सिक्के हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ सिक्के हैं जिनका वेट 12 रत्ती का है। इकाई होती है वजन की रत्ती, ठीक है, चांदी सोना लेने जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इन जो सिक्के प्राप्त हुए उनका वजन 12 रत्ती का था। तो यदि टेक्निकली देखा जाए, तकनीकी दृष्टि से, तो मौर्य काल के जो सिक्के होते थे वो भी जनरली 12 रत्ती के होते थे। इस कारण इतिहासकार इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि यहां से प्राप्त होने वाले सिक्के मौर्यकालीन सिक्के थे। ठीक है, उसके अलावा और चीज प्राप्त की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में अनेक ऐसे स्थल प्राप्त हुए जहां मिट्टी के परकोटे वाले गढ़ मिले। परकोटा अर्थात एक चारों ओर दीवार सा घेरा होता था जो जनरली किसी गढ़ को बाहरी आक्रमण से रोकने के लिए बनाया जाता था, उनसे सुरक्षा करने के लिए बनाया जाता था। फिर ये क्वेश्चन कि भाई छत्तीसगढ़ में अगर परकोटे वाले गढ़ मिल गए तो आप क्यों कहते हो कि ये मौर्यकालीन है? तो उनको बताओ कि अशोक जो मौर्य काल का राजा था वो अपने अभिलेख में जब अपने 8वीं राज्यों के बारे में वर्णन करता है तो वहां बताता है कि मेरे जो 8वीं राज्य है वहां मैं गढ़ों की सुरक्षा करने के लिए मिट्टी के परकोटे बनवाया हूं। तो छत्तीसगढ़ में भी मिले। तो इतिहासकारों ने बोला हाँ,
ये वही मौर्यकालीन वाले परकोटे हैं और हम इससे कंक्लूजन करते हैं कि छत्तीसगढ़ में मौर्यों का शासन था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बहुत जगहों पे मौर्यकालीन बड़े आकार की ईंटें मिली। उसके साथ ही साथ उत्तर भारतीय काले पालिश वाले बर्तन भी मिले, जो कि ये साक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में मौर्यों का शासन था। तो ये वो सभी प्रमाण हैं जिनसे हमें पता चलता है कि मौर्य छत्तीसगढ़ में शासन किए थे। आधार, मुद्रा और अभिलेख। मौर्य काल के बाद हम बौद्ध व जैन धर्म में बात करते हैं कि भाई यहाँ छत्तीसगढ़ का वर्णन प्राप्त होता है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि बौद्ध व जैन धर्म में छत्तीसगढ़ का वर्णन हमें विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। भगवती सूत्र एक जैन धर्म ग्रंथ है जिसमें दक्षिण कौशल अर्थात छत्तीसगढ़ का वर्णन हमें प्राप्त होता है। औदान शतक यह प्रसिद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिसमें छत्तीसगढ़ का डिटेल मिलता है। इस धर्म ग्रंथ में एक कहानी है जिसके तहत यह बताया गया है कि भगवान गौतम बुद्ध दक्षिण कौशल की राजधानी सिरपुर की यात्रा की थी तथा वहां 3 माह तक विश्राम किए थे या रुके हुए थे। कौन? गौतम बुद्ध। कहां? दक्षिण कौशल की राजधानी में यात्रा किए थे, 3 माह तक रुके थे। और कुछ सूत्रों के अनुसार यहां तत्कालीन काल में विजयस नाम का राजा राज करता था। विजयस नाम का राजा। फिर सियुकी की बात करते हैं। सियुकी वह ग्रंथ है जो वेंगसांग द्वारा रचित है। वेंगसांग जब भारत की यात्रा में आया था उसने सियुकी ग्रंथ की रचना की थी और सियुकी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ या दक्षिण कौशल को कियोस्लो नाम से वर्णन किया था। पिछली क्लास में भी आपने ये सब पढ़ा था जब हम छत्तीसगढ़ के नामकरण की बात कर रहे थे। और वेंगसांग ने वही कहानी सुनाई है जो औदान शतक ने सुनाई है, अर्थात महात्मा बुद्ध दक्षिण कौशल की राजधानी सिरपुर की यात्रा पे आए थे और यहाँ 3 माह विश्राम किए थे। तो ये थे बौद्ध और जैन धर्म में हमारे छत्तीसगढ़ का वर्णन। अब इसके बाद हम बात करते हैं सातवाहन काल की। सातवाहन काल कि क्या क्या प्रमाण छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं। तो इतिहासकारों ने बताया कि भाई सातवाहन काल के समय छत्तीसगढ़ में सातवाहनों का राज था, जिसके कुछ प्रमाण हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला, राजा अपिलक की मुद्राएं। बालपुर और मल्हार में राजा अपिलक की मुद्राएं प्राप्त हुई। बालपुर जांजगीर चांपा जिला, मल्हार बिलासपुर जिला। देखिएगा बुक में बालपुर के साथ रायगढ़ जिला का नाम दिया है, परंतु यह बालपुर जांजगीर चांपा जिला पे स्थित है। ठीक है। राजा अपिलक की मुद्राएं बालपुर और मल्हार में प्राप्त हुई। अब कुछ ज्ञानी लोगों को ये डाउट आ जाएगा कि भाई सर हमने तो हिस्ट्री पढ़ा है, राजा अपिलक के बारे में चर्चा ही नहीं है। तो यदि सातवाहन काल के वंशों को देखेंगे तो उसमें राजा अपिलक का नाम नहीं मिलता, परंतु पुराणों में देखेंगे तो वहां सातवाहन कालीन एक राजा अपिलक के बारे में चर्चा की गई है। वो ये वही राजा अपिलक है। फिर हम देखते हैं कि मल्हार में भी सातवाहन काल की मिट्टी की मुहर और तांबे के आयताकार सिक्के प्राप्त हुए हैं। मल्हार की मिट्टी की मुहर जो मिली है उसमें वेद सिरिस या वेद श्री लिखा है। इसके अलावा मल्हार में जो तांबा के आयताकार सिक्के प्राप्त हुए उसके एक तरफ स्त्री या नाग का चित्र है और उसके दूसरे तरफ हाथी की आकृति है। यह भी सातवाहन काल के सिक्के हैं। तीसरे प्रमाण की बात करते हैं, किरारी का काष्ठ स्तंभ। जांजगीर चांपा में किरारी नामक एक गांव है। 1921 में किरारी गांव के तालाब में एक काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ। यह काष्ठ स्तंभ सातवाहन कालीन था। वर्तमान में इस काष्ठ स्तंभ को महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में संरक्षित रखा गया है। इस काष्ठ स्तंभ में
सातवाहन काल के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी थे उनके पदों का उल्लेख है और पुराने क्वेश्चन पेपर में ये आपको नजर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है बूढ़ी खार की वैष्णो देवी देवता की मूर्ति। बूढ़ी खार बिलासपुर जिला मल्हार के समीप एक गांव है और उस बूढ़ी खार गांव में सातवाहन काल की एक वैष्णो देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह मूर्ति ईसा पूर्व पहली सदी की है। इस मूर्ति में ब्राह्मी अक्षरों पे लेख लिखे हुए हैं, ब्राह्मी लिपि पर लेख लिखे हुए हैं। उन लेख में दो स्त्रियों का नाम मिलता है, एक स्त्री थी प्रभावती और दूसरी स्त्री थी भारद्वाजी। इस लेख में बताया गया है कि प्रभावती और भारद्वाजी के द्वारा मूर्ति का निर्माण किया गया है। याद रखिएगा, वैष्णो देवता की मूर्ति का निर्माण प्रभावती और भारद्वाजी। नेक्स्ट गुंजी या ऋषभ तीर्थ के शिलालेख। गुंजी और या ऋषभ तीर्थ में एक शिलालेख मिला है जिसमें सातवाहन काल के राजा कुमार वद श्री के नाम का उल्लेख है। यह लेख प्राकृत भाषा में लिखा है। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। याद रखना, ब्राह्मी लिपि है, प्राकृत भाषा है, पाली भाषा है। ठीक है। इसमें यह वर्णन है कि कुमार वधश्री अपने आयु को बढ़ाने के लिए 1000 गायों का दान किए थे। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है यहां से भी कि किस राजा ने 1000 गाय का दान किया था, तो याद रखना वो सातवाहन कालीन कुमारवत श्री थे। उसके बाद हम फिर से आते हैं वेन सांख्य यात्रा वृत्तांत में। तो आप सबको पता है, कई बार हमने बात कर डाला, चाहे वो छत्तीसगढ़ का नामकरण हो, चाहे वो महाभारत काल हो, चाहे वो बौद्ध ग्रंथ हो, चाहे वो मौर्य काल हो, इस वेनसांग के बारे में वेनसांग ने बताया कि दक्षिण कौशल अर्थात छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन निवास करते हैं आसपास, और जब सिरपुर की खुदाई हुई तो वहां से इनका एक गुफा मिला कि ये वहां निवास करते थे और बड़ी यूनिवर्सिटी थी, ऐसा भी कहा जाता है। तो वेनसांग ने बताया कि जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन है वो दक्षिण कौशल की राजधानी के पास निवास करते हैं और इनका राजा कोई सातवाहन कालीन राजा है, और जनरली ये कहा जाता है कि इनका राजा यही कुमारवत श्री था। इन दोनों को अगर साथ मिलाकर देखें तो हमें प्रूफ होता है कि भाई सातवाहन काल का राज छत्तीसगढ़ में था। उसके अलावा बिलासपुर व चकरबेड़ा में रोमन सिक्के मिले हैं, रोमन सिक्के मिले हैं, लेकिन कौन से काल के? सातवाहन काल से। तो एक चीज यहां से और क्लियर होता है कि सातवाहन काल में बिलासपुर जिला का व्यापारिक उन्नति अधिक थी, विदेशों से व्यापार होता था। तो ये सब प्रमाण जो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूं इस सातवाहन काल से संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं कुषाण वंश की। तो छत्तीसगढ़ में कुषाण शासक विक्रमादित्य व कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए। इसके अलावा तेलीकोट जो कि खरसिया तहसील में है, यहाँ भी कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। इनके अलावा बिलासपुर जिले में भी कुषाण वंशी राजाओं के सिक्के मिले हैं। इस तरीके से कुषाण वंश की यह 3 प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। फिर हम बात करते हैं गुप्त शासन काल की। तो गुप्त शासन काल की जब हम ग्रंथों को पढ़ेंगे या प्रयाग प्रशस्ति को देखेंगे तो वहां हमें समझ में आता है कि गुप्त शासन काल में दक्षिण कौशल 2 भागों में विभक्त था। एक उत्तरी भाग जो आधुनिक बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर जिला, उड़ीसा वाला संबलपुर, वो इंक्लूड थे, और दक्षिण भाग में आधुनिक बस्तर वाला जिला इंक्लूड है। ठीक है। उत्तरी भाग में राजा महेंद्र निवास करते थे और दक्षिणी भाग अर्थात महाकंतार में के राजा व्याघ्र राज थे। इन राजाओं के वंशों के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है, इस कारण मैं यहां किसी प्रकार के वंश का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। इनके अलावा
उत्तरी भाग को कई बुक वाले दक्षिणापथ की संज्ञा देते हैं। उत्तरी भाग दक्षिणापथ, दक्षिणी भाग महाकंतार। यह कहा जाता है कि यह महाकंतार वह महाभारत वाला महाकंतार ही है और उसी से रिलेट किया गया कि यह बस्तर है। ठीक। फिर जब हम प्रयाग प्रशस्ति लेख को देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का चारण कवि हरिशेन, रटा होना चाहिए आपको क्योंकि नामकरण में बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो समुद्रगुप्त के चारण कवि हरिशेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया था और उस प्रयाग प्रशस्ति के 19वें पंक्ति पर कौशल के राजा, कौशल अर्थात दक्षिण कौशल, कौशल के राजा महेंद्र और महाकंतार के राजा व्याघ्रराज का वर्णन है। बताया गया है कि समुद्रगुप्त जब आर्यव्रत की विजय करने के पश्चात दक्षिणापथ की ओर अग्रसित हुए विजय के लिए, तो उन्हें राजा महेंद्र और राजा व्याघ्रराज से भी युद्ध करना पड़ा। समुद्रगुप्त ने महेंद्र और व्याघ्रराज दोनों को ही हरा दिया। परंतु समुद्रगुप्त की एक नीति थी, मेंस में जिसके बारे में पूछा भी था, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, अर्थात युद्ध करना, पराजित करना और बंदी बनाना और उसके पश्चात उन्हें मुक्त कर देना और उनके राज्यों को भी वापस करना। तो इसी नीति के तहत समुद्रगुप्त ने राजा महेंद्र और राजा व्याघ्रराज दोनों के शासन को वापस दे दिया, दोनों के राज्य को वापस दे दिया। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएससी में 2 बार ये प्री में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन में 3 रहते हैं, क्या सही है तो आपको बताना है। हराया था लेकिन राजपाट वापस कर दिया था। तो ये है प्रयाग प्रशस्ति का लेख। क्लियर। फिर हम आते हैं गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में। छत्तीसगढ़ में इन स्थानों पर गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए। देखते हैं बानभरत, यहां अगर पुरानी ग्रंथ की बुक पढ़ोगे तो वो बोलते हैं 3 सिक्के और नई ग्रंथ की बुक बोलते हैं 20 सिक्के। दोनों याद रखना जरूरी है क्योंकि पीएससी प्री के बाद बहुत बवाल मचता है, हाई कोर्ट जाना पड़ता है। तो बानाभरत में सिक्के प्राप्त हुए जिनमें से एक कांच के सिक्के थे, एक एसजी मतलब समुद्रगुप्त, शॉर्टकट में, ताकि जो स्क्रीनशॉट लें उनको समझ में ना आए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। एक समुद्रगुप्त और 7 चंद्रगुप्त के सिक्के मिले बानभरत में। फिर आते हैं आरंग, रायपुर जिले वाला। तो यहाँ 5वीं शताब्दी के रजत जड़ित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है जो कि कुमारगुप्त का है और इस सिक्के पर लिखा हुआ है परम भागवत महाराजाधिराज श्री कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन बड़ा कंफ्यूजिंग है जो इतिहासकार अलग अलग निकालते हैं, जिसके अंदर हमें नहीं घुसना है। फिर आता है खरसिया जो रायगढ़ जिले में है। यहाँ विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय, उसे ही विक्रमादित्य कहा जाता है, का धनुर्धारी सिक्का प्राप्त हुआ है। इनके अलावा रायपुर जिले का पिटाईवंड, यहाँ 40 सिक्के मिले हैं गुप्त काल के जो कि महेंद्रादित्य और विक्रमादित्य से संबंधित है। इनके अलावा प्री और व्यापक में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछता है। अगर प्यारेलाल गुप्त की प्राचीन छत्तीसगढ़ बुक पढ़ेंगे, प्राचीन छत्तीसगढ़, राइटर है प्यारेलाल गुप्त, रटना पड़ेगा जब हम लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम प्यारेलाल गुप्त जी की प्राचीन छत्तीसगढ़ की बुक पढ़ते हैं तो उसमें यह वर्णन मिलता है कि राजिम के समीप फिंगेश्वर ग्राम है, सबको पता है। उस फिंगेश्वर ग्राम में जब समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया था तो समुद्रगुप्त के जो सेनापति थे वह यहाँ पर कुछ समय के लिए ठहरे थे या अपना टेंट लगाए थे लड़ाई करने से पहले, टेंट, ताकि कुछ माहौल ले लिया जाए। तो याद रखिएगा फिंगेश्वर में समुद्रगुप्त के सेनापति कुछ समय के लिए स्टे किए थे। इसके अलावा राजिम के पास एक कोपरा गांव है। उस बुक में यह भी लिखा है कि समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा कुछ समय के लिए इस कोपरा गांव में निवास की थी। यह क्वेश्चन
व्यापम में आपको नजर आ जाएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये थे गुप्त शासन काल और उनसे संबंधित हमारे प्रमाण। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। कुछ लोगों को यह शिकायत रहती है कि सर आप बड़े छोटे छोटे क्लास डालते हैं, 30 मिनट के रहते हैं, लेकिन अगर आप इसको मेरे लेक्चर के साथ ही लिखते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्लास कितने देर का है, क्योंकि जो लिखने का टाइमिंग है मैं उसको बचाता हूँ, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट बहुत बैकवर्ड क्षेत्र से हैं। अचानक मार के कई आदिवासी बच्चे इसका लाभ लेते हैं और उनके पास डेटा की बहुत दिक्कत होती है। तो मैं चाहता हूं कि कम डेटा में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिले। दूसरी एक शिकायत सिलेबस की, कंप्लीट होगा कि नहीं। तो पीएससी का सिलेबस तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, इतना बड़ा है। मुद्दा सिलेबस का नहीं है, मुद्दा सिलेक्शन का है। अगर मैं बता रहा हूं तो आप मुझ पर विश्वास करिए और ये कंटेंट को अच्छे से पढ़िए। और जो पुराने स्टूडेंट कहीं और कोचिंग में भी पढ़े हैं वो दूसरे कोचिंग से भी कंपेयर कर लीजिए कि क्या ये आपके काम का है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप ना देखें, और काम का है तो कंटिन्यू करें। धन्यवाद।